मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केवल केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमारी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दिमक के टिहले में डाल देता है, और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा बूंदा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बासोंदा के पास से गुजर रहा था, और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस के केंद्रा वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर दुश्मन कर घर बजाता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से, बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर छोट भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया, और जोगी से केंद्रा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है, तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है, और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी कभी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है कि फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती, और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है, और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी प्रकार का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं, और छुपकर
पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमारी की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्र को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साग को चढ़ाया जाता है।